औरंगज़ेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में मुगलिया सल्तनत अपने उरूज पर थी। सल्तनत की सीमाएं काबुल और कंधार से लेकर दक्कन के आखिरी सिरे तक फैली हुई थीं। लेकिन उनके गुजरने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उनकी इतनी अजीम विरासत को उनके बेटे संभाल न सके। आज की इस वीडियो में हम औरंगज़ेब की विरासत यानी उनकी वफ़ात के बाद के हिंदुस्तान पर नज़र डालने की कोशिश करेंगे। औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात क्या हुई, मुगलिया सल्तनत की उरूज का सूरज भी डूब गया। हालांकि उनकी वफ़ात के 150 सालों बाद तक मुग़ल हुकूमत कायम रही, लेकिन अब इसमें वो ताकत बाकी नहीं रही थी। औरंगज़ेब के गुजरने के बाद के दशकों में मुग़ल हुकूमत टुकड़े टुकड़े होती गई। हाल ही में कुछ आलिमों ने यह कहा है कि औरंगज़ेब के बाद मुग़ल हुकूमत का ज़वाल उतनी तेज़ी से नहीं हुआ जैसा कि अमूमन सोच लिया जाता है। बादशाह के 3 बेटे वारिसान हक की जंग में एक दूसरे से भिड़ गए। 2 साल से भी कम वक्त में उनके दूसरे बेटे मुअज़्ज़म ने बाकी दोनों भाइयों आज़म और कामबख्श को मार दिया और ख़ुद बहादुर शाह के नाम से मुगलिया तख्त पर काबिज़ हो गए। इन सब में ऊपरी तौर पर हर चीज़ मुग़लों के दस्तूर के मुताबिक लग रही थी। यह उम्मीद थी कि वारिसान हक की जंग छिड़ेगी और ये भी मालूम था कि हमेशा की तरह मुग़ल हुकूमत एक नए सिरे से अंगड़ाई लेगी। लेकिन इस नए मोड़ को अंदरूनी तौर पर बहुत से अंधेरों ने घेर रखा था। बहादुर शाह को औरंगज़ेब से विरासत में ढेरों खतरे मिले थे। ये खतरे मुग़ल हुकूमत की अखंडता पर पहले से ही मंडरा रहे थे। उत्तर में जाट और सिख अड़ंगे डाल रहे थे तो दक्षिण में मराठे। बेअसर हो चुके महसूलों ने शाही तिजोरियां और संदूक खाली करके और राजपूतों को बलवई बनाकर छोड़ा था। इनमें से ज़्यादातर मुश्किल बहादुर शाह के तख्त पर काबिज होने के बाद और बदतर हाल में पहुंच गईं। मुग़ल हुकूमत में आई नई तब्दीलियों की वजह से वक्त को यह मौका मिल गया था कि वह उन मुश्किलों का रंग और गहरा कर दे, उनमें और नए रंग भर दे। लेकिन अपने वालिद के उलट बहादुर शाह इन तमाम खिलाफतों से घबरा गए। मिसाल के तौर पर मेवाड़ के राठौड़ राजपूत, जिन्होंने 30 साल पहले औरंगज़ेब के खिलाफ एक नाकाम बगावत छेड़ी थी, उन्होंने एक बार फिर मुग़लों के शिकंजे को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। राठौड़ राजा अजीत सिंह ने मुग़लों की फ़ौज को जोधपुर से बाहर खदेड़ दिया। इतना ही नहीं, राजा ने शहर में बनी उन मस्जिदों को भी तबाह कर दिया जो उस दौर में कायम की गई थीं जब वहां बादशाह का सिक्का चलता था। अजीत सिंह ने जल्द ही मेवाड़ के लिए ज़्यादा आज़ादी जुटा ली। इसकी बड़ी वजह यह रही कि बहादुर शाह ने पंजाब के सिखों की बगावत को लेकर आंखें मूंद ली थीं। ये मसला भी औरंगज़ेब की हुकूमत से चला आ रहा था। बहादुर शाह का इंतकाल 1712 में हुआ, अपने वालिद से महज 5 ही बरस बाद। उनके बाद मुग़ल हुकूमत बेतहाशा तेज़ी से टूटती चली गई। 1712 से 1719 के बीच जल्दी जल्दी 4 मुग़ल बादशाह बदले। पिछले 150 सालों में मुग़ल तख्त पर काबिज़ रहे 4 बादशाहों के बरक्स औरंगज़ेब के गुजरने के बाद 13 सालों के भीतर ही कुल मिलाकर 5 बादशाह हुए। इस किस्म के डामाडोल हालात के चलते शाही ख़ानदान का अपने अमीरों पर से कायम दबदबा जाता रहा और वे हुकूमत के बुनियादी कामों जैसे कि लगातार महसूल वसूल कर पाने में भी खुद को नाकाबिल पाने लगे। वे महकमे जो हुकूमत का इंतज़ाम संभाले हुए थे, उनमें रिश्वतखोरी का बोलबाला हो गया और बहुत से इलाके शाही पकड़ से छूट गए। 1739 में ईरान के लड़ाका सरदार नादिर शाह ने मुग़ल शान के बाकी रह गए निशानात को कुचलते हुए दिल्ली में लूट मार की। उसने मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया। उसकी टुकड़ियों ने दिल्ली के ढेरों बाशिंदों को मौत के घाट उतार दिए। बेहिसाब दौलत से भरे खजाने लूट लिए। 2 महीने बाद जब नादिर शाह ईरान लौटा तो उसके साथ जा रहे लूट के माल में मुग़ल हुकूमत की शान का अंदाज़ा देने वाली 2 खास निशानियां भी शामिल थीं, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा। इस हमले के बाद जल्द ही नादिर शाह की एक तस्वीर उकेरी गई, जिसमें उसे भारी भरकम जेवरात, सच कहा जाए तो मुग़लों की दौलत से लूटी गई चीज़ें पहने हुए दिखाया गया है। नादिर शाह के हमले के बाद मुग़ल हुकूमत कभी पूरी तरह से उभर नहीं पाई। उस ज़माने के एक आलिम के मुताबिक दिल्ली का बादशाह होना तो मानो बच्चों का खेल हो गया था। 19वीं सदी के मध्य तक मुग़ल हुकूमत लंगड़ी चाल से चलती रही।
तब तक जब तक 1857 में हुई सिपाही बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार ने इसका जाहिर तौर पर अंत न लिख दिया। 1857 आते आते मुगल लफ्ज़ के साथ हुकूमत बस नाम के लिए चस्पा रह गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले से ही कमज़ोर हो चुकी मुगलिया ताकत को पूरी तरह नंगा करके छोड़ा। असल हुकूमत के तमाम साजो सामान, जिसमें ज़मीनें थीं, फ़ौज थी, महसूल वसूली का हक और काबिलियत थी, उन्होंने वो सारे हक मुग़लों से छीन लिए। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के वालिद बादशाह अकबर शाह को फ़िरंगियों ने किसी म्यूज़ियम की चीज़ बनाकर ज़िंदा मरने की हालत में पहुंचा दिया था। अपना गुजारा चलाने के लिए उन्हें दरबार में आने वाले विदेशी मेहमानों से शुल्क वसूलना पड़ा था। उस वक्त के जानकार इस बात पर एकमत नहीं है कि मुगलिया ताकत के ज़मींदोज़ होने के पीछे की असल वजह क्या रही या वो कौन सी घड़ी थी, पर बहुत से इतिहासकारों का सोचना है कि इसके लिए बहुत हद तक औरंगज़ेब को कसूरवार ठहराया जा सकता है। यह एक अजीब सी बहस है, क्योंकि औरंगज़ेब मुग़ल हुकूमत को उसकी अज़मत की बुलंदियों तक ले गए थे, लेकिन शायद उनकी यह कामयाबी ही उनकी बर्बादी बन गई। हो सकता है कि वो मुग़ल हुकूमत की सरहदों को और दूर दराज तक फैला लेते, लेकिन शाही संसाधनों को कमज़ोर बनाते हुए, सारे के सारे ढांचे को औंधे मुंह गिराते हुए। कुछ लोग बड़े शक के साथ यह मशवरा देते हैं कि औरंगज़ेब की जो कथित सादगी थी वही उनकी सबसे बड़ी कमी थी। मिसाल के तौर पर जदुनाथ सरकार, जिन्होंने 20वीं सदी में औरंगज़ेब पर जितना अध्ययन किया उतना किसी ने नहीं किया होगा, वे इस बात को अपने नाटकीय अंदाज में कुछ यूँ पेश करते हैं। औरंगज़ेब की हुकूमत में मुगलिया चांद दूज से पूनम तक फैला और फिर सबकी आंखों के सामने घटने लगा। जदुनाथ सरकार ने औरंगज़ेब से मुताल्लिक अपने नज़रिए को बहुत सी किताबों में बयां किया है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ औरंगज़ेब के 5 खंड भी शामिल हैं। आखिरी किताब यहाँ से शुरू होती है। औरंगज़ेब की ज़िंदगी एक लंबी त्रासदी थी, एक ऐसे आदमी की कहानी जो एक पोशीदा लेकिन निहायत ही बेरहम दुश्मन के खिलाफ बिला वजह जंग लड़ता रहा। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि इंसान की मजबूत से मजबूत कोशिशें भी आखिर उम्र की ताकत के सामने नाकाम हो जाती हैं। जदुनाथ सरकार के लिए औरंगज़ेब एक अलमनाक किरदार थे। इसके अलावा औपनिवेशिक काल के दूसरे विचारकों की तर्ज पर वह ये भी मानते हैं कि औरंगज़ेब मज़हब के हिमायती थे और इसी वजह से वह मुग़ल हुकूमत के महताब थे। वे मानते हैं एक ख़ास तरह के इस्लाम को लेकर उनका जो जज्बा था वही हुकूमत की बर्बादी का सबब बन गया। हम उनकी हुकूमत के उन तमाम सारे पहलुओं को लेकर भी अंधेरे में हैं जो मुग़ल हुकूमत को खोखला बनाने में ख़ास किरदार बने। औरंगज़ेब ने यह पहले ही भांप लिया था कि वो एक सख्त विरासत छोड़कर जाएंगे। अपने बाद के ख़तों में वह अक्सर हुकूमत पर मंडरा रहे काले साए को लेकर चिंता जाहिर करते रहे। मुगलिया हुकूमत के भरभरा कर गिरने का आगाज़ करने वाले इस बादशाह की ज़बरदस्त खता को परे रखने पर हम औरंगज़ेब की लंबी और उतार चढ़ावों से भरी हुकूमत को किस तरह लेते हैं। किसी दूसरे मुग़ल बादशाह के बरक्स औरंगज़ेब ने मुग़लों के दस्तूरों से कहीं ज़्यादा दूरी बनाई, कम से कम उस अकबर के बाद जिसने ज़्यादातर मुग़ल दस्तूरों और रिवाज़ों की बुनियाद रखी थी। फिर भी अगर कुछ बदलावों के मद्देनज़र बात की जाए, जैसे कि कुछ कलाओं से शाही सरपरस्ती हटा लेना, दक्कन की ओर कूच करना और जजिया कर बहाल कर देना, तो यह दिखाई देता है कि वह हुकूमत के इंतज़ाम, फ़ौज और तहजीब से जुड़ी मुगलिया मंसूबों और दस्तूरों को ही आगे बढ़ाते हुए बहुत आगे तक निकल गए। इसके बजाय उन्होंने बड़े पैमाने पर अदबी और इल्मी मंसूबों के लिए इमदाद दी, जैसे कि फ़तवाए आलमगीरी। बहुत सी फ़ारसी रामायणें उनके नाम समर्पित की गईं। यादगार इमारतें बनवाने के मामले में वो भले ही शाहजहां के मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, पर लाहौर की बादशाही मस्जिद को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो उस मकाम से बहुत पीछे भी नहीं थे। लोग आज जितना समझ और महसूस कर सकते हैं, औरंगज़ेब उससे कहीं ज़्यादा अपने पुरखों जैसे ही थे। उन्होंने इंसाफ की रूखी चिंता और अपनी जंगी सूझबूझ के बिना पर अपनी एक ख़ास पहचान बनाई थी। बेशक उनसे पहले के मुग़ल बादशाह भी इंसाफ परस्ती में दिलचस्पी रखते थे। जहांगीर का दावा था कि उन्होंने नदी किनारे आगरे के किले पर 60 घंटों वाली इंसाफ की जंजीर लटकवाई थी, जिसे कोई भी बजाकर बादशाह का ध्यान खींच सकता था। औरंगज़ेब के लिए इंसाफ दिखावे की चीज़ नहीं थी,
ان کے لیے انصاف کے معنی تھے حکومت کے انتظام میں تعینات ٹیڑھے قسم کے ملازموں کو سیدھا رکھنا اور مذہبی تہواروں پر عوام کو حفاظت کا یقین دلانا۔ اس کے باوجود اورنگزیب کی حکومت کے انتظامی محکمے رشوت خوری جیسی برائیوں کی وجہ سے بدنام تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور جہاں اورنگزیب تاعمر خاص طرح کے اصولوں اور اخلاق کو لے کر اپنی ذمہ داری اور قول کا اظہار کرتے رہے، وہیں دوسری اور وہ سیاسی طاقت کی اپنی بے انتہا بھوک کو مٹانے کے لیے مدھیہ کالین شاسکوں کی طرح اپنے ہی طے کیے اصولوں کو توڑتے بھی رہے۔ جنگ کے منی خیز لمحوں میں وہ ایک ماہر اور حاضر دماغ کلاکار تھے، شاید مغل بادشاہوں میں سب سے بہترین سینا نائک۔ انہوں نے لمبی وارثان جنگ کے بعد میور سنہاسن حاصل کیا تھا۔ انہوں نے اس دکن کو بھی حاصل کیا جسے پانے کا خواب مغلوں کی پشتیں دیکھتی آ رہی تھیں۔ اگر اورنگزیب کی حکومت 20 برس کم ہوتی، یعنی جہانگیر یا شاہجہاں کے جتنی ہوتی، تو آدھنک اتہاسکار اسے دوسری ہی نظر سے پرکھتے۔ لیکن ان کے وہ آخری برس جو بیٹوں پر بیڑیاں ڈالتے ہوئے بیتے اور تمام مصیبتوں کو نیوتا دیتی جنگوں کی زحمت اٹھاتے ہوئے بیتے، وہ ان کی پیچیدہ وراثت کا سب سے سخت اور مضبوط حصہ تھے۔ اس طرح ہم اس پیچیدہ شخص اور بادشاہ کے ملے جلے آکلن پر کھڑے رہ جاتے ہیں جو اپنے اونچے خوابوں اور مغلیہ ہندوستان کے بیچ پھیلی کبھی نہ پاٹی جا سکنے والی کھائی کا مارا تھا۔ اورنگزیب ایک بے بوجھ بادشاہ تھے۔ اگر اورنگزیب کے زمانے اور 18ویں صدی کے اس نامی اتہاسکار خفی خاں کے شبدوں کا استعمال کریں جس نے اورنگزیب کو فارس کے مہان سلطان جمشید کے برابر رکھتے ہوئے کہا تھا، جمشید کے برابر اس بادشاہ کی حکومت کے 50 سالوں کو اگر سمیٹنے کی کوشش کریں تو یہ سمندر کو مٹکے میں بھرنے جیسا کام ہوگا۔ اس پہلی نما بادشاہ اور اس کی حکومت کے بارے میں کہنے کو بہت کچھ باقی ہے، پر ایک بار اس پر چھایا متکوں کا یہ بھوسا تو صاف ہو، تبھی تو ہم بادشاہ اورنگزیب نام کی اس دل فریب اور دلکش پہیلی کا مدھیہ کالین ہندوستان کے اتہاس کی اس دھری صدی کی شخصیت کا سامنا کر پائیں گے۔ ہسٹری آف اورنگزیب کی اس دلچسپ سیریز میں ہم نے اورنگزیب کے بچپن سے لے کر ان کی وفات اور وراثت تک کے بارے میں جانا۔ اگر آپ نے سیریز کے باقی ایپیسوڈ نہیں دیکھے تو اسے بھی ضرور دیکھیں، اور اتہاس سے جڑی ایسی ہی ڈھیروں دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔